Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बताएंगे एक बार, क्या साउंड क्लियर है? बिल्कुल ऐसा होता है ना, पिछला क्लास चल रहा होता है, वो क्लोज करके फिर इस क्लास को स्टार्ट किया जाता है। बैक टू बैक स्टूडियो में चल रही होती है क्लासेस, इसलिए कई बार 2 मिनट का टाइम लग जाता है। सीएस में कितना फॉर्म हुआ फिल हुआ है, इट्स नॉट क्लियर। अभी तक डेटा जो है, सब्जेक्ट वाइज डेटा अभी तक नहीं आया है। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट वाइज जो डेटा है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तब जाकर के क्लियर होगा कि कितने फॉर्म फिलअप हुए। ओवरऑल अगर हम बात करें फॉर्म की तो 57,000 के करीब जो सीट है, लेकिन फॉर्म 10+2 में बहुत कम आया है। 38,000 के लगभग आया है, 38,000 ही आया है। लेकिन यहाँ पर आप दिख नहीं रहे हैं, मैं बिल्कुल दिख तो रहा हूं। अब कितना दिखूं बताइए? आज सब मूड में है। दिख रहा हूं, मैं बिल्कुल दिख रहा हूं। गणेश रॉय जी, आवाज आ रही है? गणेश कुमार जी, वावना, आपको भी वीडियो नहीं आ रही है, रीज्वाइन करिए। Those who are not able to see videos, kindly rejoin the session. सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। चलिए ध्यान दीजिए अब पढ़ाई लिखाई पे। अब मुझे लग रहा है क्लोज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो आज जो है, आज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको पता है, वेदर इट इज C++ एंड जावा एंड पाइथन एंड ऑल, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ओप्स कॉन्सेप्ट। और एग्जाम को, जैसे कि मैंने 2 पेपर करवाया था, एक दिन एक पेपर करवाया था, आप लोगों को याद होगा, यूट्यूब पे कराया था संडे के दिन। 2021 का पेपर था, पीजीटी लेवल, पीजीटी का ही पेपर था, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट का था। हालांकि पेपर में कुछ था नहीं, बहुत आसान लेवल था, लेकिन पेपर करने से फायदा ये होता है कि हमें एस्पेक्ट्स क्लियर होता है, वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट,
हमें ये पता चलता है कि हाँ इस एरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस पेपर को कराने के बाद आज हमने सुबह में एक पेपर कराया था, जो उसमें मॉक एमसीक्यू बैच में 2020 का पेपर कराया था उसी स्टेट का, क्योंकि 2 पेपर हमारे पास अवेलेबल थे 2020 और 2021 के। तो 21 का तो मैंने यूट्यूब पे भी कराया था, 2020 का जब मैं कराया तो मेरे एनालिसिस में 3-4 बातें आई। एक तो वही जो मैं बार-बार बोलते रहा हूं आप लोगों को, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन था, डीबीएमएस से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने पाया कि 2-3 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली रह रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि काफी लोगों को वीडियोस का इशू आ रहा है, क्या किया जाए? काफी लोग जो हैं वीडियोस का इशू फेस कर रहे हैं। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है, एप्लीकेशन से बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा चेक कर लूँ यहाँ से। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। एक सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, जिसको वीडियो नहीं आ रही है, क्या साउंड आ रही है आप लोगों तक? ऑडियो आ रही है? मुझे कंफर्म करिए एक बार कि क्या आवाज आ रही है आप लोगों तक? जिनको दिक्कत हो रहा है, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, आवाज आ रही है? सब क्लियर है? हाँ ओके, साउंड आ रही है तो रीज्वाइन करिए। अगर साउंड आ रही है तो दिक्कत हो रहा है वीडियो में तो रीज्वाइन करिए। देखिए सब बढ़िया है, तो जब तक आपका कोई कंसर्न ना हो चैट बॉक्स में कुछ ना लिखा करे प्लीज, ठीक है? क्लास को चलने दे थोड़ा सा, ठीक है? क्लास को ठीक से चलने दे, वहां पे बार बार कमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है। जस्ट मेंटेन सम डेकोरम, ओके? वहां बार बार कुछ लिखने की नीड नहीं है, ठीक है? मानने वाले लोग नहीं है ना, बताइए। अरे ठीक है भैया, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ देर क्लियर करें। देखिए ऑफ करने में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर चैट ऑफ कर दे रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? कुछ लोग कह रहे हैं ऑफ कर दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ऑफ कर दीजिए। तो आप लोग या तो कोई कंसर्न है तो लिखिए। नो रोहित, टुडे आई विल नॉट स्टार्ट द क्लास। मैंने कहा कि जब तक कोई कंसर्न ना हो तब तक चैट बॉक्स में कुछ ना लिखा करिए, और नहीं तो मैं ऑफ कर रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनली ऑफ करना पड़ा ड्यू टू वो, मतलब आप में से कुछ लोग हैं उनका बार बार रह रहा है सर ऑफ क्यों कर दे रहे हैं। देखिए ऑफ करना पड़ता, अब यहाँ पे हमारे सामने केवल कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, तो हमारा तो नजर जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ जेन्युइन कंसर्न भी होते हैं। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस सेशन। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू शो यू द पेपर। एक पेपर भी मैं आपको शो करना चाहता हूं आज, कि वो पेपर क्योंकि आज के सेशन में हमने लगा भी रखा है, ठीक है? तो चलते हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से कहीं से भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग
एक एक करके उन पॉइंट्स पे आएंगे। बहुत जल्दीबाजी में हम लोग नहीं करेंगे, आपको पता है पर्याप्त समय है हमारे पास प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में भी नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ आवर्स पर्याप्त लगाए गए हैं आपके सेशन में, तो इसलिए जिसको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ओप्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट सिनारियो में बात करें तो ओप्स एक आधुनिक, एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सिमुला 1963 एक लैंग्वेज था, ओप्स के कॉन्सेप्ट पे उसको कंसीडर किया जाता है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आना चाहता हूं, इस डायग्राम को समझिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन कैसे हुए, जैसे सबसे पहले आपको पता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 में डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते थे, जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आए, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर 1950s की बात करें, 1950 की बात करें तो ये लैंग्वेजेस जो उस समय थे वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जैसे कोबोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर कोबोल की, तो बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, ठीक है। और कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका नाम ही है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब इट वाज सुटेबल फॉर द बिजनेस नीड्स, बिजनेस कैलकुलेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस, एंड द ईयर इज 1959। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है, 1959 की बात है। फोर्ट्रान जो था ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए या मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया था 1957 इसका ईयर। देखिए ईयर तो एग्जैक्टली ईयर तो पूछा नहीं जाएगा, आपको मैं पहली बात बता दूं, एग्जैक्टली डायरेक्ट ईयर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे एक आइडिया निकल करके आएगा जो आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी आ सकता है और आपको हेल्प भी करेगा आंसर करने में। तो फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर व्हाट, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फोर्ट्रान मींस फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहां पर LISP, ठीक है, LISP है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग जो है LISP 1958, तो 1957 फोर्ट्रान, 1958 LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, एंड कोबोल 1959। ये 1950s के दौर की बात है। उसके बाद एक लैंग्वेज आया 1960 में, 1960 में, एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, बेसिक लैंग्वेज आया। बेसिक मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बेसिक के बाद जो है सी लैंग्वेज का आधार शिला रखा गया था, मतलब उसके बाद बेसिक जो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। तो बेसिक का मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में नोट कर देता हूं, कभी कभी आ जाता एग्जाम में, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज नथिंग बट बेसिक, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे आप सी लैंग्वेज आया, ठीक है। AT&T बेल लैब्स में सी लैंग्वेज, और खासकर अगर हम इसमें से कुछ लैंग्वेजेस की बात करें तो वो आपके एग्जाम में उनके फादर भी पूछ ले जाते हैं, मतलब जिसने इन्वेंट किया था, जैसे फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग डेनिस रिच्ची। सबका फादर नहीं आता तो हम उन्हीं की बात करेंगे, डेनिस रिच्ची, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे स्मॉल टॉक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक 1972 में आया, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव सी, C++ 9080 में, और C++ बाजारने स्ट्रप याद रखना है, बाजारने स्ट्रप याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात है पर्ल की, ठीक है, 1987, पर्ल 1987। उसके बाद जो लैंग्वेजेस आप देखेंगे उस 1980s के बाद 90s के दौर में, ठीक है, मतलब 80s के बाद 90s के दौर में जो लैंग्वेजेस है, जो लैंग्वेजेस कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुए, और ये लैंग्वेजेस हैं आपके जैसे जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, 1995, जावा लैंग्वेज 1995, एंड रूबी 1995, पाइथन 1990, ठीक है, पाइथन 1990, PHP 1995। मतलब इस समय जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इवोल्यूशन यहाँ पर हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यहाँ पर 1990s में आकर के सबसे ज्यादा यूज शुरू हो गया। तो एक लैंग्वेजेस का आपको ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके से लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन हुआ। वैसे तो मशीन लेवल, असेंबली लेवल, देन हाई लेवल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स आर हाई लेवल लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं, और जहां पर एक तरीके से प्रोग्रामिंग करना इजी हो गया, प्रोग्राम लिखना इजी हो गया, टू लर्न सेट ऑफ द कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स एंड ऑल, एंड सिंटेक्स, जो प्रॉपर रूल्स होते हैं कि कैसे हमें प्रोग्राम के सेंटेंसेस को एक ऑर्डर में लिखना है, तो वो सारी चीजें सिंटेक्स के अंदर आता है। तो वो सब चीज आ गया इसके बाद। तो यहाँ पर आइडिया मिल गया आपको, फुल फॉर्म्स वगैरह आपको याद रहेंगे इन सब के, जो भी मैंने बताया ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम है, तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे सीधा, आपको ले चलता हूं मैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। 1963 की अगर हम बात करें, 1963 की बात करें, तो सिमोला लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है कि फर्स्ट ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है फर्स्ट। लेकिन यहां पर आप देखेंगे स्मॉल टॉक जो है ये कंसीडर किया जाता है फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फुली ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे ऐसा करके पूछे तो स्मॉल टॉक होगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पता है कि बड़े से बड़े किसी भी टास्क को डिकम्पोज कर देना, और किसी भी रियल वर्ल्ड के किसी भी एंटिटी को एक कंसीडर कर लेना, एंटिटी सेट को एक क्लास के रूप में, कि दिस इज द क्लास एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके अंदर के आने वाले सारी चीजें जो है वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का बेसिकली everything is represented as an object is known as truly object oriented programming languages। यहां पर जो लैंग्वेजेस हम लोग अभी बात कर रहे थे, जैसे जावा लैंग्वेज की, ठीक है, जावा लैंग्वेज विच इज जेम्स गोसलिंग, ठीक है, जावा लैंग्वेज जेम्स गोसलिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था। जेम्स गोसलिंग, ठीक है। C# जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं, C# बोलते हैं इसे, C# लैंग्वेज, ये लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट के .NET फ्रेमवर्क में टोटल करीब करीब मोर देन 50 लैंग्वेजेस आते हैं .NET फ्रेमवर्क में, चाहे वो विजुअल C++ हो या विजुअल बेसिक हो, ठीक है, या आपके C# हो, तो ऑल दिस कम्स अंडर द माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। तो C# लैंग्वेज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसके बाद पाइथन है, ठीक है, C++ है, इवन विजुअल बेसिक यहाँ दिया हुआ है, .NET विजुअल बेसिक .NET तो फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज विजुअल बेसिक ही है, एंड रूबी। तो दीज आर द पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉपुलर प्रोग्रामिंग्स हैं। अब यहाँ पर जैसे कर्ल, स्मॉल टॉक, डेल्फी एक दिन क्वेश्चन में एक जगह आया हुआ था, आप लोगों को शायद याद होगा, डेटाबेस के कहीं क्वेश्चन में आया था कि 3 या DBMS का नाम दिया हुआ था और एक डेल्फी दिया हुआ था। याद करिए, क्वेश्चन याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल है,
ठीक है। अब खासकर जावा की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हुई? जावा की पॉपुलैरिटी होने के कारण ये था कि जावा सक्सेस था इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस मतलब कहने की बात डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, जो नेटवर्किंग में, नेटवर्क पे या इंटरनेट जगत में ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस एंड ऑल, इसके सिक्योरिटी फीचर्स के वजह से, ठीक है। एंड एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे रूबी जो लैंग्वेज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी वेब एप्लीकेशंस में इसका भी यूज किया जाता है। तो आज के डेट में वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सक्सेसफुल है जो वेब एप्लीकेशन के लिए क्या है, इजी है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के लिए मतलब सुटेबल है, नॉट इजी, वेब एप्लीकेशन के लिए सुटेबल हो, सुटेबल इन द प्रोग्रामिंग ऑल्सो, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये लॉट ऑफ फीचर्स हैं, जैसे आप इनहेरिटेंस का यूज कर लेते हैं या इनकैप्सुलेशन का, एंड ऑल दिस फीचर्स ऑफ द ओप्स, जिससे प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज यहां पर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है रियल टाइम एंटिटी। रियल टाइम एंटिटी का मतलब जैसे कोई कार है, कोई कंप्यूटर है, कोई टेबल है, तो ऑल दीज आर द रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। It simplifies the software development and maintenance by providing some concepts like object, class, inheritance, polymorphism. Polymorphism जो आपको पता है more than one form. Polymorphism का मीनिंग क्या होता है? more than one form. जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, जिसके वजह से ओप्स की पॉपुलैरिटी हुई और सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। ये सब चीज आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़े से इनके फीचर्स के बारे में, जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के बारे में। ये तो हुआ ओप्स का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करेंगे, जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी, फोर्ट्रान, बेसिक, ये एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे। सी लैंग्वेज में है, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम derived from the structural programming based upon the concept of procedure and call. ओके, प्रोसीजर को रूटीन भी कहा जाता है, सब रूटीन या फंक्शन भी कहा जाता है। तो फंक्शन, फिर फंक्शन को कॉल करना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑपरेशंस जो होते हैं, स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, तो उसी को प्रोसीजर कहा जाता है। प्रोसीजर मतलब सर्टेन, आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेप्स रिटेन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी टू सोल्व अ गिवन प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। तो सिंपली कंटेन अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू बी कैरिड आउट। द फर्स्ट मेजर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट अपीयर्ड वेयर circa in 1957 to 1974, इंक्लूडिंग फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल, बेसिक। तो ये सारे लैंग्वेज जो हैं आपको पता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये लैंग्वेज है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। पास्कल एंड सी वेयर पब्लिश्ड क्लोजर टू 1970, 1970 के आसपास आया। तो सी लैंग्वेज में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो आपको यहाँ पर प्रोसीजरल, अब दोनों का एक चीज आपको यहाँ पता करना है कि कौन कौन सा लैंग्वेज प्रोसीजरल है और कौन कौन सा लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे है। फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी, ये है प्रोसीजरल, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका बेसिक पार्ट। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आज करेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं बता रहा था उसका डिस्कशन, ठीक है। और ये आपको धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट इसका आगे बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे इन द सेंस की क्लास बाय क्लास जो है सारे फीचर्स को विद एग्जांपल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें जैसे सी के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बाद में हम लोग करेंगे। पहले C++ पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि C++ एग्जाम के लिए या उप्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इवोल्यूशन का आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आया मशीन लैंग्वेज, ठीक है, सबसे क्या आया, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद क्या आया, आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड। हाँ, इस बीच में आया आपका असेंबली लेवल, ठीक है, बीच में आपका आया असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड, एंड देन आपका आया उप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक सेकंड, उसके बाद आपका क्या आया, उप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए इसे कहा जाता है कि इट इज नॉट क्लोज टू द मशीन, मतलब जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसके ऐसे लैंग्वेज में नहीं है कि उसका अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपके यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेटर मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, असेंबलर यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, असेंबलर यूज हो रहा है। असेंबलर क्या करता है, निमोनिक्स को अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज मशीन लेवल लैंग्वेज तो हो गया आपका 0 और 1 जो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज करता है। अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लाइक कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस, जिसको निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक्स, तो निमोनिक्स आर नथिंग बट असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस जो इंग्लिश लाइक कोड से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज से आपको कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, सो दैट कि इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। तो यहाँ पर यूज होता है क्या, असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज में आपको दो प्रोग्राम यूज होता है, जैसे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या यूज होता है, तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, बोथ आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम, बोथ आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम। एक आप लोग मुझे आंसर करिएगा कि इंटरप्रेटर कंपाइलर जो है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, केवल आंसर बताइएगा आप लोग। इंटरप्रेटर और कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है? चलिए मैं समझ गया। देखिए ये जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये अपने आप में क्या है, एक प्रोग्राम है। यहां पर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट प्रोग्राम्स लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, किससे, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंटरप्रेटर कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कंपाइलर कन्वर्ट entire program into machine language at a time. Program written in high level languages are known as
सोर्स कोड और यहाँ पर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इसको क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ऑब्जेक्ट कोड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मशीन अंडरस्टैंडेबल 0 और 1। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी करता है बट लाइन बाय लाइन, और यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, एट अ टाइम द होल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज एट द सेम टाइम। और इसलिए यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में जितने सम सेट ऑफ कीवर्ड्स यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज गिवन बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके इक्विवेलेंट जो है उसका सारा डेटा किसके पास होता है, कंपाइलर के पास होता है, जो आसानी से क्या करता है, उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट 0 और 1 में क्या करता है, कंपाइल करके। और इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम में एरर है, एरर विद रिस्पेक्ट टू द सिंटेक्स, तो सिंटेक्स संबंधित जो भी एरर्स होते हैं कंपाइलर क्या करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मतलब जैसे ही प्रोग्राम को हम लिख करके जैसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर एरर जो आता है वो कंपाइल टाइम एरर आता है। कंपाइल टाइम एरर मतलब देयर इज एरर इन सिंटेक्स। तो यहाँ पर सिंटेक्स जो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी लैंग्वेज का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। तो सिंटेक्स रूल्स रेगुलेशंस कह सकते हैं, ओके। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स कह सकते हैं कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है प्रोग्राम लिखने का। तो ऑल दीज थिंग्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कीवर्ड्स, ठीक है, etc कम्स अंडर सिंटेक्स, ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो दो प्रकार के है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है, ठीक है। दो प्रकार का प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच एंड एक बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। आप लोग मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है? जितेंद्र कुमार का सवाल आंसर सबसे बढ़िया है। उन्होंने दोनों का मन रख दिया कि दोनों है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो अप्रोच यूज होता है वो अप्रोच होता है बॉटम अप अप्रोच। क्या यूज होता है? बॉटम अप अप्रोच जो है यूज किया जाता है आपके इसमें, ओके। ओप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है? बॉटम अप अप्रोच यूज होता है। बाकी प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ये यूज करते हैं टॉप डाउन। ये बॉटम अप तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, तो ओप्स में यूज होता है, और ये जो होता है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में जैसे सी पास्कल, इन सब में यूज होता है टॉप डाउन अप्रोच, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्या क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर, वो है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली, बताइए।
ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, अभी बेसिक सारी चीजें कीवर्ड्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्या कहेंगे इसे, इंस्टेंस ऑफ क्लास कहेंगे। जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है मतलब किसी भी चीज का एरिया, जैसे वो रेक्टेंगल का एरिया या सर्कल का एरिया, ठीक है, या स्क्वायर का एरिया। तो यहां पर एरिया जो हो गया, एरिया एक क्लास हो गया, और ये जितनी भी चीज हो गए जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, ये सारी चीज क्या हो गए, ये बिलोंग्स टू द क्लास एरिया। हमने एक एरिया क्लास ले लिया, या इससे भी सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि कोई कार है, तो कार में देयर आर डिफरेंट कार, या मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल एक क्लास है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, जैसे बस, ट्रक, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सभी कौन चीजों, इसको रियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर लागू करें तो एंटिटी क्या होता है, एंटिटी एक टाइप होता है, टाइप ऑफ या ग्रुप ऑफ समथिंग बिलोंग टू अ पार्टिकुलर क्लास। जैसे यहां पर स्टूडेंट, ये एक क्लास हो गया, उसी तरीके से क्लास हो गया एक रियल टाइम एंटिटी, और उससे बिलोंग करने वाले हर चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ को हम क्लास कह सकते हैं। तो क्लास को दो तरीके से परिभाषित आप कर सकते हैं, कि इंस्टेंस ऑफ क्लास को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और हम कह सकते हैं कि क्लास इज नथिंग बट, क्लास इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किससे बना है, क्लास से बना है, ठीक है। तो और भी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम बात करें अगर किसी फ्रूट की, तो फ्रूट मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, फ्रूट मतलब एप्पल भी हो सकता है। तो यहां पर एप्पल, मैंगो एंड ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू अ पार्टिकुलर क्लास फ्रूट। ये बिजनेस डोमेन में भी ऐसी तरीके के जो चीजें होते हैं, यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स करके हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम को डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, और बाद में उसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो इट्स बिकम वेरी इजी फॉर इन प्रोग्रामिंग। जब हम इसका यूज करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का, तो प्रोग्रामिंग जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन बात याद रखना है, क्लास इज नथिंग बट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड हियर ऑब्जेक्ट्स इज आर नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो इंस्टेंस ऑफ क्लास हो गया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देखिए यहां पर पहले आपको ये नहीं समझना है कि आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, पहले ये समझना है कि इन वर्ड का एक्चुअल प्रोग्रामिंग में मतलब कैसे निकलेगा। जैसे हम किसी भी चीज का एक बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं रखते, ठीक है, बैकग्राउंड डिटेल हम हाइड कर देते हैं, हम केवल उसके, होता है ना कि ऊपरी चीज को देखते हैं, मतलब एक्सटीरियर पार्ट को, नॉट इंटीरियर पार्ट। तो यहां पर we hide all the details, all the background details, and showcasing only the essential features। essential feature जैसे कि आप टेलीविजन देखते हैं, जैसे ये आपके सामने पैनल लगा है, अब पैनल के सामने आप में आपको यहाँ स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन दिया हुआ है, टच स्क्रीन है, इसके माध्यम से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द व्हाट इज एक्चुअली गिवन ऑन द आउटर फेस या फ्रंट एंड जो इसका दिया हुआ है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द इंटरनल कंपोनेंट्स एंड ऑल। मतलब इसी को जब हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में हाइडिंग द इसेंशियल फीचर्स, ठीक है, एंड एक्सपोजिंग द एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ओनली रिप्रेजेंटिंग, यहां पर देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ,
ये रियली हेल्पफुल होगा पहले, उसके बाद वो जो प्रोग्रामिंग में आपको धीरे धीरे इसका हेल्प दिखेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आपको सामने दिख जाएंगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन यहां पर बात हो रही है, इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटिंग द essential features hiding background details। ठीक है, तो बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर देना एंड इसेंशियल फीचर्स को दिखाना, दिस इज नथिंग बट ये ओप्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखें, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक स्विच रहता है, तो स्विच में हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, जैसे फैन चलने लगता है, ऑफ कर देते हैं फैन बंद हो जाता है। वी आर जस्ट कंसर्न कि ये स्विच के अंदर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका सर्किट कैसे है, क्या कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्टेड एंड ऑल। वी आर जस्ट वाचिंग कि ये स्विच है, ऑन कर दिया तो ऑन हो गया। इसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो तीन यहां पर पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें यहां पर और कौन सा फीचर है, और फीचर आपके सामने है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है टेकिंग मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है टेकिंग मोर देन वन फॉर्म। आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे, ऐसा भी होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहां पर बात हो रही है किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ, कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, सिंपल वे में एक डेटा की कैपेसिटी, आप ऐसे समझिए प्रोग्राम में एक डेटा की कैपेसिटी जो दैट कैन टेक मोर देन वन फॉर्म, या प्रोग्राम के किसी भी फीचर को अगर आप देखें, अगर उसमें से अगर एक ही सेम चीज को अगर दो रूपों में यूज किया जा सकता है, मतलब टू फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे, जैसे एक ही आदमी हो और दो टाइप से वो बिहेव करता हो, दो अलग अलग जगहों पे वो दो टाइप से बिहेव करता हो। तो जैसे सेम पर्सन, ही एक्ट्स लाइक अ डॉक्टर एज वेल एज ही डॉग एक्ट्स लाइक अ पायलट। तो वो क्या है, एक ही व्यक्ति है, उसके दो फीचर है, वो एक डॉक्टर भी है और एक पायलट का भी काम कर रहा है, मतलब वो पायलट भी है। तो इसको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में कहेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे इसे, पॉलीमॉर्फिज्म इसे कहेंगे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में। सिंपली आपको याद रखना है टेकिंग मोर देन वन फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे कल या परसों एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि प्लस है, तो प्लस एक ऑपरेटर है। ठीक है, प्लस से अगर हम चाहें तो एक तो एडिशन में इसका यूज कर सकते हैं, एडिशन ऑफ द न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। इसी प्लस का यूज हम चाहें तो दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है, को हम कनकैटिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कनकैटिनेशन का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग है, जैसे HOPE और यहां पर LESS, इसको भी जोड़ना हो तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम जोड़ करके क्या बना सकते हैं, होपलेस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ द न्यूमेरिक डाटा और स्ट्रिंग को जोड़ना, दोनों काम के लिए यहां पर प्लस यूज हुआ। तो इसका मतलब प्लस आर ओवरलोडेड। ओवरलोडेड इसका कंसेप्ट यहां पर क्या है प्रोग्रामिंग में, प्लस इज ओवरलोडेड एंड प्लस इज टेकिंग वन फॉर्म एंड अनदर फॉर्म।
तो ये प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसी इसी तरीके से जब हम मेथड्स को या फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन को हमने वैल्यूज दिया, पास किया, पैरामीटर उसे हमने डिफाइन किया, तो अगर हमने डेटा पैरामीटर हमने अगर उसको जैसे जैसे पैरामीटर देंगे उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे हमने एरिया, मान लीजिए एरिया हमने यहाँ फंक्शन ले लिया, एरिया में हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, हमने रेक्टेंगल के लिए जो वैल्यूज हो सकते हैं इनपुट अगर उसको हमने पास कर दिया, स्क्वायर के लिए केवल एक साइड होता है हमने वो दे दिया, ठीक है, सर्कल के लिए हमने वो दे दिया। तो जिस तरीके का डेटा हम पास करेंगे वैल्यूज, वो एरिया फंक्शन वही बिहेव करेगा, मतलब उसी का एरिया कैलकुलेट करके दिखा देगा। इसका मतलब एक ही मेथड जो है, एक ही मेथड एरिया, ये अलग अलग पैरामीटर अप्लाई करने से ये अलग अलग रिजल्ट दे रहा है प्रोग्रामिंग में। जैसे हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे तो सारी चीजें आपके सामने दिखेगा। अभी भी आपको समझ में आना चाहिए, अभी ये बहुत मुश्किल तरीका से नहीं बताया जा रहा है आपको, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है कि ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो सीधा प्रोग्राम पर हम लोग उसको देखेंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, फिर वो चीज जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे, या यहां पर मेथड ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज नथिंग बट one function name can be used for various functionalities, हम कह सकते हैं for the various purpose कह सकते हैं। तो सेम फंक्शन नेम को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर द मल्टीपल पर्पस। तो इसलिए हमने क्या कहा, इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक जो फीचर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, ये किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको सेपरेटली अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हम उसे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो बात हो रही है मॉड्यूलरिटी की, तो मॉड्यूलरिटी क्या होता है, जैसे सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऊप में, कि आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को, किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को आप डिकम्पोज कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, जब आप डिकम्पोज कर देंगे और अलग अलग मॉड्यूल जो है सेपरेटली M1, M2, M3, M4, इट गिव्स एबिलिटी टू डेवलप ईच एंड एवरी मॉड्यूल सेपरेटली। अलग अलग हम, जैसे हमने M1 को डेवलप कर लिया, ठीक है, M2 को अलग डेवलप कर लिया, M3 को अलग डेवलप कर लिया। वी कैन कंपाइल ऑल्सो, हमने M1 कंपाइल किया, M2 कंपाइल किया, M3 कंपाइल किया, हमने एरर्स वगैरह बिल्कुल ठीक कर लिया, एंड वी कैन कंबाइन ऑल द मॉड्यूल्स। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को इजी वे से हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलरिटी। इट मींस कि एक्ट ऑफ dividing a complex program into various partition and each module can be programmed separately। अलग अलग मॉड्यूल को अलग अलग तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये क्या करता है, मॉड्यूलरिटी, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है।
ठीक है। उसके बाद क्या फीचर था इसमें, मैसेज पासिंग। तो दिस इज अनदर वेरी गुड एग्जांपल कि यहां पर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में, मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को शेयर करना। मैसेज पासिंग इज नथिंग बट शेयरिंग द डेटा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि उप जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट। तो उप कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एंड यहां पर जैसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन communicate to each other, कम्युनिकेट करना मतलब क्या, डेटा को आपस में क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है। उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना, डेटा पास करना, जिसको कहा जाता है मैसेज पास करना। ये कैसे होता है, ये होता है जैसे हम किसी भी मेथड, किसी भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। ठीक है। अगेन दिस फीचर विल सी इन द प्रोग्राम। तो हमने देखा देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। ठीक है, लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ द उप्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब मैं आप लोगों से थोड़ा इनपुट ले लूं कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए। जो लोग इतना जानते होंगे वो लोग कोई बात नहीं, वो लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है तो सबको जानना जरूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, आगे के पॉइंट पे आ रहा हूं। बिल्कुल जी, जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जानते हैं तो, जो जानते हैं तो अच्छी बात है। हम लोग रिवीजन ही तो करते हैं, पढ़ा क्या नहीं है बताइए। बीटेक में और एमसीए में क्या नहीं पढ़ा है, सब कुछ तो पढ़ा ही है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ना है, मतलब क्या एक एक पूरी चैप्टर के तौर पे पढ़ना है। तो इनहेरिटेंस एक स्पेशल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिससे क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आता है
रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अगर सेम सेगमेंट ऑफ कोड, ठीक है, सेम सेगमेंट ऑफ कोड जितना आप लोगों का जो है ना चैट बॉक्स में आता है कमेंट, अगर अब नहीं पढ़ा जाता है तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, बट पहले थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा पढ़ते जाइए, सब कुछ क्लियर होगा एक एक करके। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि हम सबसे पहली बात तो यह है कि हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे कर सकते हैं, हम डेटा रीयूज कर सकते हैं, हम फंक्शंस रीयूज कर लेते हैं। तो एवरीथिंग कैन बी रीयूज्ड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस है कि हम एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को क्या कर सकते हैं, जैसे डिराइव्ड क्लास है और बेस क्लास है। तो बेस क्लास क्या है, जो मेन क्लास है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास दैट इज नोन एज बेस क्लास, एंड ऑल द क्लास विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। तो यहां पर चाइल्ड क्लास होता है, चाइल्ड क्लास को हम क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास को यहां कहा जाता है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्लास। तो यहां पर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच वन क्लास कैन डिराइव द फीचर ऑफ, वन क्लास मीन्स डिराइव्ड क्लास कैन यूज द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास के फीचर्स को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब इसकी टाइप्स वगैरह की अगर हम बात करें तो टाइप्स वगैरह हम लोग चाहे वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, सिंगल लेवल हो, मल्टी लेवल हो, तो ये सब टाइप वगैरह हम इनहेरिटेंस जो है एक सेपरेट तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़े तरीके से पढ़ना है सारे फीचर्स। ये तो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद जो है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन होता है बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, इसी को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। मतलब जो भी डेटा जिस पे ऑपरेट होता है, जिस पे फंक्शन ऑपरेट होता है, उसको एक साथ क्या करना है, कंबाइन करना। तो यहां पर फंक्शंस को क्या कहा जाता है, हियर फंक्शंस आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। क्या कहा जाता है, यहां पे फंक्शंस को कहा जाता है मेंबर फंक्शन। तो इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद जब भी उस डेटा तक आपको पहुंचना है, ठीक है, जब भी उस डेटा तक आपको पहुंचना है तो आपको क्या कॉल करना पड़ेगा, मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस द डेटा डायरेक्टली, डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मीन्स वी हैव टू कॉल मेंबर फंक्शन, मीन्स if we want to use data
then member function is called, then member function is called। तो मेंबर फंक्शन को कॉल करके ही हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोग्राम टुडे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम में आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आपको ये बेसिक डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, और जितने लोग ये कह रहे हैं कि वो जानते हैं, वो एक एक सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। कई बार होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ये हमें तो पता ही है, हमें वो एक इंग्लिश के शब्द में छोटे से में वो फंस के रह जाते हैं। क्योंकि जब हमारे सामने एमसीक्यूज होता है तो हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, यहाँ पर क्या है, इसको इनकैप्सुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डेटा और फंक्शंस को क्या कर दिया जा रहा है, एक जगह पे इनकैप्सुलेट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। एंड विदाउट कॉलिंग द फंक्शन like member function, we cannot access the data. So this is also a basic feature of the object oriented programming। तो ये सारा हमने अभी पढ़ा क्या, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्युलरिटी, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, एंड यहां पर डेटा इनकैप्सुलेशन एंड ऑल, ठीक है। तो यहां पर ओके, तो ये सारे फीचर्स हो गए। अब हम लोग जो है एक पेपर करने वाले हैं, ठीक है। एक पेपर करने वाले हैं, उसमें से कुछ तो हमारे स्टूडेंट जो लोग हमारे एमसीक्यू के क्लास में वो लोग कर भी चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक पेपर दिखाऊं कि कई बार हमारे मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होता है, उसका थोड़ा जवाब मिल जाता है। कि 2020 में एक पेपर हुआ था, जो पेपर मुझे मिला है। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसे पेपर्स मिलते हैं प्रीवियस ईयर के किसी स्टेट के, तो आप लोग उसे सॉल्व करिए। आपको लोगों से लगता है कि नहीं कुछ ऐसे पेपर आपके पास कहीं से मिल गए जो वाकई डिस्कस भी होने चाहिए, तो हमारे तक भी पहुंचाइए, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ईगोइस्टिक नहीं बनना है, यहाँ पर मिलजुल करके एक ऐसा हेल्दी माहौल बनाना है। कि कई बार होता है कि हम बहुत ही एक ऐसे सोच के चलते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा मेरी हो चुकी है तैयारी। तो ये पेपर से अनुभव मिलता है कि पेपर करने से पता चलता है। तो मैं एक पेपर आपके सामने ओपन कर रहा हूं। अभी फिलहाल हमने आपको एक प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक इंट्रोडक्शन आपको बताया, फीचर्स के बारे में हमने चर्चा की। हम लोग उसमें से एक एक टॉपिक को, चाहे वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, हम लोग प्रोग्राम के साथ करेंगे। इनहेरिटेंस है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, हम पूरे प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो कीवर्ड्स हो, हर तरीके करेंगे। बस थोड़ा वो वन बाय वन आपके सामने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लगता होगा कि मुश्किल चीज है, सबसे आसान चीज अगर कहा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इसमें चीजें जो है रियलिस्टिक है, रटना नहीं पड़ता, सामने दिखता है कि हाँ ये क्लास है, इससे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये फंक्शन डिक्लेयर किया, वहां पर हम कैसे वैल्यू पास करते हैं, चाहे वो कॉल बाय वैल्यू हो, कॉल बाय रेफरेंस हो, ऑल दैट वो सामने दिखता है और हम लोग उसको आसानी से, हमें रटना नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो क्वेश्चंस को मैं निकालता हूं, थोड़ा सा आप लोग एक सेकंड के लिए मैं कैमरा ऑफ करता हूं। ठीक है, तो
दिख रहा है आप लोग को क्लियर? ये थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ये दिख रहा है आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा ब्राइटनेस है? अब दिख रहा है? हाँ चलिए, तो ये 2020 का है, थोड़ा देर सब्र रखिए, बार बार कुछ लिखने की नीड नहीं है ना। जब सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर लिख करके क्या साबित करना चाहते हैं आप बार बार? देखिए संख्या ज्यादा है, एक आदमी सोच रहा है कि मैं ही लिख रहा हूं, लेकिन आपके सामने यहाँ 400 कमेंट आ रहे हैं एक बार में। अब ब्रेक के लिए सब परेशान हो रहे हैं। चलिए फिर ब्रेक ही ले लीजिए 5 मिनट का, उसके बाद करते हैं। अब जाके थोड़ा शांति छाई है। चलिए ब्रेक फ्री करते हैं, ब्रेक नहीं करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, नो ब्रेक टुडे, क्योंकि ब्रेक के लिए भी कुछ लोग कुछ ना कुछ लिख ही देता है। यहां देखिए 2020 का पेपर है। ये पेपर किस चीज का, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पीजीटी। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पीजीटी फॉर लेक्चरार ये पेपर है, 2020 का पेपर है। 2020 है, 3 साल पुराना पेपर है। पेपर का लेवल ज्यादा रहेगा, ये मैं बताता हूं, आपका पेपर का लेवल इससे ज्यादा रहेगा। लेकिन ये जो पेपर है, करने से हमें एस्पेक्ट क्लियर होगा ना कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आया है। जैसे हमारे माइंड में भरा हुआ है कि नहीं सारा क्वेश्चन पाइथन का आएगा, सारा क्वेश्चन जावा का आएगा, तो थोड़ा सा क्लियर होगा। 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय हरियाणा गवर्नमेंट का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 150 कंप्यूटर का है। ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का पेपर है। ठीक है, किसका पेपर है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और पीजीटी है का ही पेपर है। तो यहां पर हमें दूसरा सेक्शन कुछ नहीं देखना है, हमें अपने कंप्यूटर सेक्शन पे जाना है। कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे क्या पूछा गया है, थोड़ा आंसर करिएगा जल्दी जल्दी, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने एक आंसर दिया आपको। क्या मैं प्राइवेट कर दूं, क्योंकि प्राइवेट करने से भी बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, और जितने लोग परेशान करते हैं वो लोग ना हेल्दी माहौल को गड़बड़ में बदल देते हैं।
SQL query and modification commands are represented in which of the following? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहां पर बात हो रही है SQL क्वेरी की, तो क्वेरी एक सेलेक्ट कमांड है, ऑल्दो मेनी ऑफ द टाइम्स ये सेलेक्ट कमांड डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर कंसीडर किया जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे क्लासिफिकेशन यही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इनके कमांड्स का क्लासिफिकेशन याद रखना है, हमने हर पेपर में देखा है, क्वेश्चन आया है। नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक टुडे। यहां देखेंगे SQL क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML। 92 क्वेश्चन का आंसर करिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के जो ऑथर हैं, मतलब जो पहली बार यूज किया था जिन्होंने, तो ये कौन है बताइए। ये है टिम बर्नर्स-ली। क्या होगा आंसर आपका? टिम बर्नर्स-ली दरअसल WWW के फाउंडर थे, वर्ल्ड वाइड वेब के। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली, इनके द्वारा ही वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी स्टार्ट किया गया था। एंड उसके बाद यहां पर आप ध्यान देंगे, टिम बर्नर्स-ली जो इवन दुनिया का पहला वेब ब्राउजर भी वर्ल्ड वाइड वेब ही था, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था वो भी वर्ल्ड वाइड वेब था, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टिम बर्नर्स-ली। 93 क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट टैग इज यूज्ड फॉर एडिंग इमेजेस टू HTML वेब डॉक्यूमेंट्स? 93 इमेज टैग का यूज किया जाता है। कौन सा टैग है? इमेज टैग। और आपको पता है IMG, और यहां पर क्या दिया जाता है? SRC इक्वल टू जो भी सोर्स होता है abc.jpg, तो ये आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इमेज, यहां पर इमेज टैग का यूज किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये छोटा हो गया। हमने सोचा इसको बड़ा करूं, ये उल्टा छोटा हो गया, बताइए, परेशान करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? There should be a zero errors even in stage 1. Having errors means a student does not know programming. Errors are part of a programmer's daily life. Answer is option 3. आंसर क्या है? प्रोग्रामिंग में एरर क्या है? पार्ट ऑफ द डेली लाइफ। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 95 है, द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। रूट टैग को क्या कहा जाता है HTML डॉक्यूमेंट में? रूट टैग HTML खुद होता है। रूट टैग क्या होता है? HTML खुद होता है, समझ गए? HTML एक रूट टैग अपने आप में होता है। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 पे चलिए। ये रहा 96। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताइए। विच की कॉम्बिनेशन शैल इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट के यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, बट BPSC के एग्जाम्स में इसकी संभावनाएं ना के बराबर है, लेकिन अगर 1-2 आ गया तो हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि एरिया बड़ा है।
ठीक है, 2-3 आ भी सकता है, इट्स देयर इज ए चांस। यहां पर आप देखेंगे कंट्रोल प्लस एम होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट? क्या होगा आंसर, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET इज अ राइट आंसर। उसके बाद 98 है, 98 में हालांकि प्रोग्रामिंग तो अभी शुरू हुआ है, बट कोई बात नहीं, कीजिए आप लोग कोशिश। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट? बताइए, वैलिड स्टेटमेंट, friend function of class is always a member function of that class, value of static data member cannot be manipulated once assigned, static data member of a class can be accessed only by the static member function of that class, keyword private, protected and public may appear in any order and any number of times in a class। वैलिड स्टेटमेंट चुनना है। वैलिड स्टेटमेंट केवल इसमें 4 है। केवल स्टेटमेंट वैलिड क्या है, जो कीवर्ड पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट यूज किया जाता है, इन एनी ऑर्डर इसको यूज किया जा सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको यूज किया जा सकता है इन ए क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये इसमें क्लियर होगा। क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं, पहले जितना हो जाए कर लेते हैं, उसके बाद में इसको अपलोड कर देता हूं, हो सकता है हो भी जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू? स्लाइड शो, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है। 99 का 3 होगा आंसर। MS एक्सेल में क्रिएटिंग रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशन बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है सिनारियो। क्या कहा जाता है, सिनारियो कहा जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा वर्ड वगैरह एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which of the following is the responsible for extending commands to arithmetic logic unit of computer? बहुत आसान क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। 101 का कंट्रोल यूनिट, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, कंट्रोल यूनिट का काम है फेच करना, डिकोड करना, तो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, which of the following refers to the correctness and completeness of the data in a database? Which of the following refer to the correctness and completeness of the data in a database? This is called data integrity। क्या कहा जाता है, data integrity कहा जाता है, ऑप्शन 2। जिसका गलत है वो ये समझ लीजिए फिर मुश्किल है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यही एक क्वेश्चन पे तो कंपटीशन था इतने देर में, जो बाकी क्वेश्चन तो सबका सही था। अब एक में जो गलती सही हुआ वहीं से कंपटीशन चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रूल्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स? प्रोटोकॉल होगा, क्या होगा, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 104, अगेन दिस इज गुड क्वेश्चन, सॉकेट एड्रेस क्या होता है? सॉकेट एड्रेस क्या होता है? 104 का आंसर मैं देख रहा हूं सबका। 104, सॉकेट एड्रेस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। ऑप्शन 2 इज राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस इज नोन एज सॉकेट एड्रेस।
मैक एड्रेस आपको पता है कि आपका हार्डवेयर मतलब फिजिकल एड्रेस होता है, जहां पर आपको पता है कि आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है, एआरपी यूज होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। 105 क्वेश्चन पे आइए। DBMS when a transaction completes its execution it is said to be saved, loaded, rolled, committed। क्या होगा आंसर? 105 का आंसर क्या होगा? DBMS में जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, सबसे पहली बात तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड्स कौन कौन से हैं। TCL में आपको पता है क्या क्या आता है, सेव पॉइंट, कमिट एंड रोल बैक। वंस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड इट इज नोन एज कमिटेड। क्या कहेंगे इसे? ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड मीन्स कमिटेड कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा गया है, डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड satisfactory for relational database design? Answer is third normal form। आंसर क्या होगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक तो जितने भी डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज होते हैं वो इरेज हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही सेव रहते हैं, मतलब देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा। तो रिडंडेंसी तो वहीं पे खत्म हो जाता है, रिडंडेंसी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में खत्म। दूसरी नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि डिपेंडेंसीज जो होते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वो क्या होते हैं, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज होते हैं, पार्शियल आर नॉट अलाउड। तीसरा में क्या होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो होते हैं वो उसको खत्म किया जाता है, ओनली फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड लेफ्ट साइड ऑफ ईच एट्रीब्यूट को यहां पर क्या होना चाहिए, आइदर अ कैंडिडेट की, प्राइमरी की, मतलब सुपर की। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एज द सेटिस्फैक्टरी टेबल और रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग HTML डिराइव्ड? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग HTML इज डिराइव्ड? क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? 107 का कुछ लोग XML कर रहे हैं, भैया XML तो उसका एक्सटेंसिबल पार्ट है या प्रीवियस पार्ट के बारे में पूछ रहा है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML डिराइव्ड, तो SGML आंसर होगा। SGML मतलब स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया HTML। द आउटकम ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद क्या आता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट के का क्या आता है? एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद क्या आता है? सामने टेबल आता है, वर्चुअल टेबल आता है, ठीक है, टेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? क्वेश्चन नंबर 109, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, collection of programs to access data, collection of data describing one particular enterprise, all of these। यहां पर क्या हो जाएगा? all of these is a right answer। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 बहुत आसान क्वेश्चन है। OCR का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहां पर C प्रोग्राम में क्या होता है आपसे पूछा गया है, द राइट सिंटेक्स टू एक्सेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक प्राइस एंड पेज। ठीक है, एक्सेस वेरिएबल यहां पर देखिए, बुक का प्राइस भी और पेज भी, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या प्रिंट ऑफ कमांड देंगे, और दो वैल्यू है तो %d %d 2 बार देंगे। बुक डॉट प्राइस यहां पर, हाँ यहां पहला ही होगा, बुक डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 111 का पहला ही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 ही होगा, क्योंकि बुक यहां पर क्या है, प्राइस और पेज बिलोंग्स टू बुक, तो बुक डॉट प्राइस बुक डॉट पेज करके हम एक्सेस करेंगे, ठीक है।
यहाँ डॉट ऑपरेटर यूज होता है एक्सेस करने के लिए। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? Which of the following protocol used to transmit information on the World Wide Web? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 अभी डेटा स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग डिजक्स्ट्रा? ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होगा। आंसर क्या होगा इसका? मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। यहां पर आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम वाज यूज टू प्रिडिक्ट द क्लोजनेस ऑफ द एंड ऑफ पाथ ऑन इट्स सॉल्यूशन? इसमें यूज होता है ग्रीडी बीएफएस। ग्रीडी बीएफएस, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है ग्रीडी बीएफएस। Which key combination is pressed simultaneously to minimize all the currently open windows on your desktop? चैट प्राइवेट है शेखर जी, लेकिन कोई इशू है एप्लीकेशन में, इसलिए सबको दिखाई दे रहा होगा। चैट तो हमारे एंड से जो हो सकता है हमने कर दिया है, हमें जो एक्सेस है प्राइवेट करने का हमने प्राइवेट किया है, बट हुआ नहीं है। Which key combination is pressed simultaneously to minimize all the currently open windows on your desktop? बताइए, इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एम, विंडोज की प्लस एम यूज किया जाता है, ठीक है। विंडोज की प्लस एम। एक 116 का आंसर क्या होगा? In the context of computers and internet, choose the odd one out from the following: Code Red, Militia, I Love You, Komodo. देखिए, ये तीनों जो है ये वायरसेस के नेम है। कंप्यूटर वायरस का कोमोडो क्या है? ये इंटरनेट सिक्योरिटी एज वेल एज एंटीवायरस। तो कोमोडो क्या है? एंटीवायरस, इंटरनेट सिक्योरिटी है। और ये तीन जो है ये क्या है? अलग अलग वायरसेस का नाम है। जब भी इस टाइप का नाम देखिए आप समझिए कंप्यूटर वायरस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और एंटीवायरस तो लिमिटेड है, तो एंटीवायरस का नाम भी याद है तो ये अच्छी बात है, वहां से हेल्प मिल जाएगा क्वेश्चन को करने में, अदरवाइज मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? विच टूल डू वी यूज? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। फाइंडर, थेसस, डिक्शनरी, ग्रामर चेकर। ये जो यूज किया जाता है ये क्या किया जाता है? फाइंड द सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। बताइए, कोई लिख रहा है कि आई लव यू होना चाहिए था, वायरस कैसे हो गया? भैया ये वायरस ही है, वायरस है, समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? विच इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग? कंट्रोल पैनल। आंसर क्या होगा? कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अल्टरनेट नेम क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अल्टरनेट नेम क्या है? ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, या ओपन बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फादर ऑफ सी लैंग्वेज, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, डेनिस रिची। की प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 121। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, MS एक्सेल में फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रिसाइज आउटकम इज कॉल्ड। Precise value outcome is called, it is known as goal seek। चार पांच क्वेश्चन है MS ऑफिस एक्सेल वगैरह से, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या होगा आंसर? आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डॉस में यूज होता है CLI, जिसे CUI कहा जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पर जो यूज होता है एसक्यूएल में, सॉर्ट रोज इन एसक्यूएल, शॉर्टिंग के लिए, रोज की शॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय स्टेटमेंट यूज होता है। इसको याद रखेंगे, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट यूज होता है। उसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल ये रहा, आपसे पूछा गया है फेसबुक का फाउंडर कौन है? सब किसी को पता है, जो आजकल बिल्कुल बंद चल रहा है आप लोगों का फेसबुक। और आप लोगों के चलते हमारा भी बंद ही चल रहा है। मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन 2। विच ऑफ 126 का आंसर करिए, 126 का बताइए। डीएक्टिवेट चल रहा है, बहुत दुख की बात है, बस 1 महीना और चलेगा। 1 महीना और चलेगा, उसके बाद सब खुल जाएगा। Which SQL query is used to remove a table and all its data from the database, that is drop table। क्या है? ड्रॉप टेबल। ठीक है, उसके बाद 127 क्या है? डिवाइस is needed to connect two computer systems if the systems use different protocols। गेटवे। सिमिलर होता तो राउटर। 128 में व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी इन DBMS ट्रांजेक्शंस? एसिड 128 का बताइए, एसिड प्रॉपर्टी ऑफ DBMS ट्रांजेक्शंस। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी, आइसोलेशन, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक है। 129 बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट। वर्ल्ड इंटरनेट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? A large network of networks, a large network of networks। क्वेश्चन नंबर 130 पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। क्वेश्चन नंबर 131 which of the following is not a valid deadlock prevention scheme? Release all resources before requesting a new resource, number the resources uniquely and never request a lower numbered resources than the last one requested,
नॉट अ वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन पूछा गया, नॉट अ वैलिड। नेवर रिक्वेस्ट रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, request and all required resources to be allocated before execution, एग्जीक्यूशन से पहले रिक्वेस्ट करना और सारे रिसोर्सेस को एक्वायर करना, ये तो वैलिड है ना। यहां पर नॉट वैलिड क्या होगा, नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, ऑप्शन 3 131। पेपर दे दूंगा, आप लोग देख भी लीजिएगा, दोबारा देखना होगा जिसको। 132 EBCDIC स्टैंड्स फॉर, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, 8 बिट कोड होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ऑल द इनपुट ऑफ अ NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द consequential सर्किट इज, all the inputs of a NAND gate are connected together, connected together मतलब इसको एक कर देंगे और यहाँ पर पास करेंगे और ये नॉट पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा। यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिजर्व कीवर्ड इन C++, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हालांकि इसमें एक्सप्लिसिट पब्लिक प्राइवेट ये सब होता है, इम्प्लिसिट नहीं होता है कोई कीवर्ड। ऑप्शन 3 होगा, इम्प्लिसिट नहीं होता है। 134 का 3, ठीक है। एक 135 का आंसर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड कंप्यूटर टीचर। ये आप लोगों के बारे में बात हो रहा है कि जब आप लोग जाएंगे विद्यालय में शिक्षक बन के, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जब लेक्चरार बनेंगे तो ये इसमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड कंप्यूटर टीचर। पंचुअलिटी, accepting that computer field is so vast that nobody can have complete or perfect knowledge, content mastery, sociable। ऑप्शन 2 इज राइट, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन 2। आगे बढ़े, 136 136 का आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे बात 135 क्वेश्चन में किया गया है कि ये एरिया जो है डेवलपमेंट का है, इनोवेशन का है, रिसर्च का है, तो एवरीथिंग इज लर्निंग। यहाँ पर क्या है, आप जितना लर्न करें, एक्वायर करें नॉलेज को, उतना ही क्या है, कम है। न्यू चीज लर्न करना इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, सो दैट कि एक्सेप्ट करना और लर्न करना और उस चीज को क्या करना, बताना। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्योंकि वंस अ टीचर ये समझ ले कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं तो वो सीख ही नहीं सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डील्स विद रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेजेस दैट विल नॉट हर्ट अदर यूजर्स इंटरनेट। इसको कहा जाता है नेट प्लस एटिकेट्स, का मतलब होता है नेटिकेट। क्या होता है, जैसे होता है ना एटिकेट, क्या आपके पास एटिकेट नहीं है, तौर तरीका, ठीक है, तो यहाँ पर नेट का तौर तरीका क्या कहलाता है, नेटिकेट कहलाता है।
Which key combination can be used in MS Word to maximize or restore a selected active window? बताइए. Control plus F7, F8, F9, F10. Control plus F10. Control plus F10. 138 फिर वहीं आ गया. Which key combination is used to make the selected character superscripted? इसके लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस. ठीक है, ये यूज होता है. MS Excel में व्हाट डू वी ड्रैग और डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अ विड्थ ऑफ अ कॉलम? क्वेश्चन नंबर 139. 139. In MS Excel, what do we drag or double click for adjustment of the width of the column? This is column marker. Option 2. Next question number 140. एक क्वेश्चन हम लोग किए भी थे प्रैक्टिस के दौरान. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? SRS डॉक्यूमेंट में इनमें से क्या नहीं होता है? तो यहां पर एल्गोरिदम नहीं होता. एल्गोरिदम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन. बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो SRS डॉक्यूमेंट में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक 141. व्हाट डू ये पेरिफेरल, क्या आप लोग काउंट कर रहे हैं किसका कितना सही हो रहा है? What do a peripheral device generate if it needs immediate attention from the operating system? What do a peripheral device generate if it needs immediate attention from the operating system? Interrupt, spool, stack, page file. Interrupt. क्या होगा आंसर? Interrupt. Input output devices generate interrupts if it needs immediate attention from the operating system. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये MS ऑफिस से ही है. वन 142 दिख रहा है. 142. आंसर होगा इसका ऑप्शन 2. यहां पर आप देखेंगे 1E, 2A, 3C. current slide means the slide you are editing, and 4 backstage view. Display commands for managing files, and then after that dialog box launcher, a ribbon tool that opens a dialog box. ये dialog box, ये editing, ये मैच करने वाला है. क्वेश्चन नंबर 143. क्वेश्चन नंबर 143.
143 बताइए क्या होगा। Which of the following is not covered by the vital philosophies of software engineering? Software reuse, software processes, software validation, software security. सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको कवर नहीं करता है। इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज रिजाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस? मेन मेमोरी से कहां पर स्वैप किया जाता है? प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द रिजाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस? डिस्क होगा। क्या होगा? डिस्क। ऑप्शन 2 144 का 2। रैम से तो स्वैप ही किया जाता है मेन मेमोरी से। एक 145 आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है? डेसिमल में संख्या है और आपको कन्वर्ट करना है किस में? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद ऑप्शन आपका आएगा 1641.141। मैंने सुबह कराने टाइम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। सी में वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद क्या होगा? 146। cannot start with a special symbol other than underscore, a number and a special symbol other than underscore। ऑप्शन 1 यहां पर होगा 4। 146 का 4। ठीक है, 146 का 4। नेक्स्ट है 147। बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है और आपको पता है बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं तो नंबर के हम क्या करते हैं? 3 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पर एक ही बचा तो यहाँ पर डबल जीरो ऐड कर देंगे। तो 1 5 और ये 2, तो आंसर हो जाएगा 152। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद क्या है? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरनल कंपोनेंट्स बसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहां पर क्या होगा? डेटा ट्रांसफर साइमल्टेनियसली एड्रेस बस। उसके बाद 149 क्या है? आसान क्वेश्चन है। नॉट गेट पूछा गया क्या करता है? तो इन्वर्ट करता है। इनपुट सिग्नल को क्या करता है? इन्वर्ट करता है। 1 को 0, 0 से 1। फैट का फुल फॉर्म पूछा गया। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? 150। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से आंसर। FAT स्टैंड्स फॉर, FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को PDF शेयर कर देता हूं। PDF हमें देना है 2। एक तो एक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा आपको देना है देखिए मैं सब डिस्कस करूंगा। मुझे जो मिल रहा है मैं वो ला रहा हूं, आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को भी कहीं से कोई पेपर मिलेगा तो हमें आप अलग अलग माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बाकी माध्यम आप लोग जानते हैं, बताने की नीड नहीं है। इतने तो आप लोग होशियार हैं ही।
कोई भी पेपर किसी भी एग्जाम का हो, इस लेवल का मतलब लेवल इन द सेंस कि पीजीटी का पेपर हो, तो ठीक है। बस 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पीडीएफ। अभी मैंने वैसे जो बेसिक डिस्कस किया था वो भी भेज देता हूँ, हैंड रिटन ही था उस पे तो, और पेपर भेज देता हूँ। ये चला गया, डाउनलोड करिए थोड़ा जल्दी। ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ मैंने पिन कर दिया। एक बार डाउनलोड हो गया तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि समय हो गया है, दोनों पीडीएफ चला गया। आप लोग थोड़ा जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। दूसरे नंबर पे भेजा, ये क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कस किया। इस पे आंसर क्लिक नहीं किया हुआ है, टिक नहीं किया हुआ है, नॉन मार्क्ड है। आंसर आप लोगों को तो पता चल ही गया है। डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड क्लिक करिए, हो जाएगा डाउनलोड। भी हमसे ही पूछते हैं, बताइए कितना मैसेज करते हैं आप लोग। ओके, बाय बाय, डन। बाय एवरीवन।